जो भी न्यूली आते हैं स्टूडेंट, इस संस्कृत को कैसे समझे? तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, संस्कृत कभी भी संस्कृत ग्रामर पढ़ के नहीं समझ सकते। आयुर्वेद में कोई भी आ रहा है, चाहे फ्यूचर को लेकर के बहुत टेंशन रहती है, तो मैम से जानते हैं कि क्या मैम को भी कभी ऐसा चिंता रहता है क्या कि इनको फ्यूचर स्टेबिलिटी? सबको ये डाउट रहता है कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर कितना कमा सकता है, कितना कमाते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं या जॉब करते हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती है प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करने में, आपको कौन कौन से दिक्कत हुए थे? नमस्ते, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर से जो यहाँ जयपुर में बहुत अच्छे से अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हैं और अच्छा एक क्लिनिक सेटअप है इनका जयपुर में। मैम का नाम है डॉक्टर सुजाता चौधरी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और अपने दर्शकों से मुझे रूबरू करवा रहे हैं आज। धन्यवाद। मैम से आज जानेंगे कि मैम ने जब प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट किया था तो इनको कैसे कैसे चैलेंजेस आए थे, इनको कैसे पेशेंट आते हैं यहाँ पे, पेशेंट फ्लो कैसा है, तो इसके बारे में मैम से जानेंगे। और फ्यूचर स्कोप क्या है, क्योंकि मैम काय चिकित्सा से हैं तो बीएमएस के बाद मैम से एक एक करके सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले मैम आप अपने बारे में बताइए कि आपका एजुकेशन कहाँ से रहा है, बीएमएस या पीजी कहाँ से की है? जी जरूर। मैंने जो अपना बीएमएस किया है वो पतंजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सुना होगा आपने, हरिद्वार से, जो बाबा रामदेव जी के कॉलेज के नाम से भी फेमस है आज। तो वहां से मेरी बीएमएस रही है और उसके बाद एमडी मैंने काय चिकित्सा विषय में किया था। उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का ही एक कैंपस है गुरुकुल कांगड़ी, तो वहां से मेरी काय चिकित्सा में एमडी रही है। और बीएमएस के तुरंत बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, जितने बीच का गैप रहा था एमडी के एग्जाम के लिए। और जैसे ही एमडी में हो गया था तो उसके बाद एमडी करने के बाद पूरी करके फिर से यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस शुरू करी है। ओके, थैंक यू मैम। आपने काय चिकित्सा से ही एमडी क्यों किया था? क्या आपका एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट है इसमें, आपको क्या लगता है? जी देखिए, एमडी एक स्पेशलाइजेशन है, एक तरीके से हम जानते हैं। मास्टर्स डिग्री किसी भी क्षेत्र में हम करते हैं तो वो स्पेशलाइजेशन के लिए ही करते हैं, और यदि वो हमारी रुचि का विषय है तो मुझे लगता है कि हम उस विषय में काफी आगे जाएंगे। तो शुरू से मेरी रुचि इसमें रही कि जो मूल हमारी व्याधियां हैं, ज्वर, रक्तपित्त, उन्माद, अपस्मार, जो बेसिक डिजीजेज हैं, और काय चिकित्सा का डोमेन बहुत ज्यादा है। जैसे बच्चों में हम देखते हैं तो वो थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग लगता था, बच्चों को हैंडल करना और किस तरीके से उनको ट्रीट करना है, तो वो मुझे लगता था मेरा पार्ट नहीं है। सर्जरी में भी मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। रही बात पंचकर्म की, तो पंचकर्म और काय चिकित्सा अलग अलग विषय बिल्कुल नहीं है, मिले हुए ही हैं। यदि हम मूल सिद्धांत जानते हैं तो काय चिकित्सा और पंचकर्म लगभग एक जैसे ही विषय हैं, वो एक दूसरे के पूरक हैं एक तरीके से। तो इसलिए काय चिकित्सा मेरा मेन इंटरेस्ट का फील्ड रहा है। तो शुरू से पहले तो हालांकि मैं संगीता सिद्धांत में एमडी करना चाहती थी, लेकिन एनआईए में मुझे संगीता सिद्धांत मिल नहीं पाया, तो फिर उसके बाद दूसरा जो विषय मेरा था वो काय चिकित्सा ही था, तो इसलिए काय चिकित्सा में एमडी। मैम मतलब आपका भी एनआईए में इंटरेस्ट रहा है कि आपको एनआईए मिले? एनआईए में इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है जयपुर, और बीएमएस में जब इतने साल घर से दूर रही मैं, तो हमेशा से ये था कि अपने ही घर के पास वाले इंस्टीट्यूट में हम एमडी करें। और दूसरा ये कि संगीता सिद्धांत में एमडी यहाँ पर था, उत्तराखंड में संगीता सिद्धांत में एमडी नहीं था। तो संगीता सिद्धांत जब नहीं मिला तो दूसरे विषय मिल रहे थे जिनमें मुझे उतना इंटरेस्ट लग रहा था कि शायद उनमें मुझे नहीं करना चाहिए, इसलिए फिर मैंने काय चिकित्सा चुनकर और उत्तराखंड जाना ही ठीक समझा। ओके मैम, थैंक यू। देखिए ऐसा है कि आयुर्वेद में पीजी करें, पीएचडी करें, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करना सबके गट्स की बात नहीं है, सब में गट्स नहीं है। मैम ने स्टार्ट किया है, इनका लगभग बीएमएस के बाद ही मैम प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हैं। तो मैम हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो अभी स्टार्ट करना चाहे कोई, तो उसको क्या क्या दिक्कतें हो सकती है प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करने में? आपको कौन कौन से दिक्कत हुए थे, आपको फेस करना पड़ा, कौन कौन से दिक्कतें, वो हमें प्लीज बताइए। देखिए, दिक्कत ऐसी कुछ नहीं आती है प्राइवेट प्रैक्टिस में, जो सामान्य तौर पर यदि हमने एमबीबीएस किया है और उसके बाद में एमडी किया है तो थोड़ा सा इजी है प्रैक्टिस करना। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स पहले से हैं, और कोई भी जो स्कॉलर है जो अभी अभी एमबीबीएस करके निकला है तो तुरंत जाके वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, अभी जो पिछले 50 साल में जो भी सिनेरियो रहा है उसकी वजह से लोगों का रुझान
एलोपैथी की तरफ थोड़ा ज्यादा रहा है। कहीं ना कहीं हम आयुर्वेद में फेल हुए हैं इस चीज को लेकर कि लोगों का फेथ हम आयुर्वेद, हाँ, उनको हम अट्रैक्ट कर सकें और उनका भरोसा हम जीत सकें, ये हमारा फेलियर है असल में। तो यही एक कारण रहा है कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते समय कोई भी स्कॉलर जो है घबराता है शुरू में, क्योंकि जो मूल बातें हैं वो यही है। पहली कि लोगों का भरोसा कम है, तो हमें डर लगता है कि पता नहीं पेशेंट हमारे पास आएगा भी या नहीं आएगा। दूसरी बात ये रहती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स उतने नहीं हैं जो हमें अपॉर्चुनिटीज दे सकें, तो हमारे पास फाइनेंशियल बैकअप पूरा होना चाहिए, क्योंकि हमें सब कुछ खुद सेटअप करना है। तो ये एक दूसरा चैलेंज रहता है। तो अब हमें इन चैलेंजेस से कैसे निपटना है? सबसे पहला, देखिए, अगर हमें प्रैक्टिस चलानी है तो सबसे पहली बात हमारी होनी चाहिए कि हम क्वालिटी कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकें। अगर ये हम में नहीं है तो हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्वालिटी कंसल्टेशन हम कैसे देंगे? अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन के। एक्सपर्ट हम कैसे बनेंगे? मूल आयुर्वेद को समझकर। तो कहीं ना कहीं बीएमएस में स्टूडेंट्स जबरदस्ती ही आते हैं जब एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं होता। अब तो हालांकि ये चीजें बदल रही हैं धीरे धीरे, बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स में भी इंटरेस्ट क्रिएट कर पा रहे हैं वो कई लेवल पर, तो जिसकी वजह से बच्चे अच्छा सीख रहे हैं और आगे करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि हमें एकेडमिक लेवल पे उस चीज को सुधारना है कि जब हमारा एक स्टूडेंट निकले तो वो एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बैठ सके कि हाँ, मैं क्वालिटी कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जब तक एक वो बात हमारे मन में नहीं होगी, हम मूल आयुर्वेद को नहीं समझेंगे, तब तक हम क्वालिटी कंसल्टेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो हमें जनता भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। क्योंकि जब आयुर्वेद पर पहले से भरोसा नहीं है, ऐसे में तो हमें अपने आप को और ज्यादा प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज है अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, आयुर्वेद को अच्छे से समझना है, अच्छे से इंटर्नशिप करनी है। उसके बाद एमडी के दौरान आप जो भी सब्जेक्ट चुने उसमें आप एक्सपर्ट बने। उसके बाद में अगर आप फील्ड में आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा समस्या रहेगी, क्योंकि लोगों को आज जरूरत है इस चीज की। एलोपैथी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है और आयुर्वेद में उन्हीं सब प्रॉब्लम्स का कारगर सॉल्यूशन है। तो जब लोग जूझ रहे हैं अपनी उन समस्याओं से, तो उनको सच में चाहिए कि कोई एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आए और उनकी समस्या का समाधान करें। तो ये सबसे पहली चीज है, जो चैलेंज भी और उसका समाधान भी, मैंने दोनों बातें आपको बताई हैं। दूसरा चैलेंज आता है थोड़ा सा फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर के। तो क्योंकि हमें फाइनेंशियल बैकअप चाहिए, हमें अपना क्लिनिक खुद सेटअप करना है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हमारे आयुर्वेद में नहीं है जहां हम जाकर डायरेक्टली ज्वाइन कर सकें। तो ऐसे में आप एमडी कर सकते हैं। एमडी के दौरान आप कोशिश करें कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज की ही सीट मिले, तो उस दौरान आप अपनी सेविंग्स कर सकते हैं और उन सेविंग्स से ही आप अपना कॉलेज शुरू कर सकते हैं। या फिर आप अपने पेरेंट्स से भी फाइनेंशियल सपोर्ट मांग सकते हैं। यदि उनको आपके ऊपर भरोसा होगा कि हाँ, हमारे बच्चे कुछ अच्छा करेंगे, तो डेफिनेटली वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये दोनों चीजें हम फाइनेंशियल सेफ्टी, सिक्योरिटी को साथ में लेकर के और अपनी नॉलेज को साथ में लेकर के क्लिनिक को सेटअप कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमें अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा पहले कि आयुर्वेद मतलब क्या है? चिकित्सा प्रोवाइड करना, ट्रीटमेंट करना पेशेंट्स का। आयुर्वेद मतलब सिर्फ पढ़ाना नहीं है। देखिए, पढ़ाए बिना परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। हम पढ़ाएंगे तभी हमारे नए स्टूडेंट्स तैयार होंगे। तो वो अपनी जगह है और उसमें जिनको इंटरेस्ट है, जो उस चीज में एक्सपर्ट है अपने अपने सब्जेक्ट में, वो डेफिनेटली अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। लेकिन चिकित्सा करना हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उसके लिए पहले हमें एक्सपर्ट बनना है और फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना है एमडी से या और तरीकों से, ताकि हम तुरंत अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकें। अच्छा, एक जो मैं बात बोल रही थी कि प्रैक्टिस को हम कैसे अच्छा बनाएं, उसमें दो मेन फैक्टर्स हैं। पहला तो ये था ही कि हम क्वालिटी कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सके। अब आप क्वालिटी कंसल्टेशन तो दे रहे हैं, लेकिन क्वालिटी मेडिसिन अगर नहीं है तो भी कहीं ना कहीं हम फेल हो जाएंगे। तो इसलिए क्वालिटी मेडिसिन वाले पार्ट को भी हमें देखना पड़ेगा। और तो इसलिए हम हमारे पेशेंट्स के लिए क्लिनिक पर ही मेडिसिन बनाते हैं, ताकि एक पूरा ऐसा इन्वायरमेंट हम क्रिएट करते हैं कि वो कंप्लीट हेल्थ की तरफ उसको हम लेके जा सकें। अपने पेशेंट के लिए खुद ही मेडिसिन बनाना। जी, ओरल मेडिसिन भी जो रहती हैं, जैसे काढ़े हैं, चूर्ण हैं, जो हम बना सकते हैं वो हम यहीं पर बनाते हैं और कम से कम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन में ये भी समस्या रहती है कि स्वाद जो है वो ठीक नहीं रहता, तो लोग ले नहीं पाते। तो देखिए, ठीक होने के लिए, अब जब बीमारी ही इस तरीके की हुई है कि वो कड़वा लेने से ही ठीक हो सकती है, तो वो तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ऐसे
जैसे ज्यादातर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में किया जाता है कि थैला भर भर के दवाइयां दी जाती है, सुबह दोपहर शाम बस दवाइयां खाते रहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। हम डाइट पूरी चेंज करते हैं और कम से कम मेडिसिन, एक मेडिसिन दो या ज्यादा से ज्यादा 3 मेडिसिन, या कई बार अगर मालिश सिकाई चल रही है और उसको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, वो उसी से ठीक हो सकता है पेशेंट, तो हम सिर्फ वही देते हैं। बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि हर एक डिजीज में मेडिसिन लिया ही जाए। बहुत सारे ऐसी भी डिजीज हैं जिसको मालिश, वेदन, स्नेहन से भी ठीक किया जा सकता है। जैसे अगर मैं एक मेरा केस डिस्कस करूं, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी का केस था। प्रेगनेंसी क्या मतलब, वो कंसीव नहीं कर पा रही थी वो जो फीमेल थी, और उनको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से पिछली जो प्रेगनेंसी थी वो उनकी सक्सेसफुल नहीं रही, मिसकैरेज हो गया। जैकॉब सिंड्रोम जो था उस बच्चे को था, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं जैकॉब सिंड्रोम के बारे में। अब बाद में वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, वो पेशेंट मुझसे दूर थी, किन्हीं के माध्यम से वो मेरे पास आई थी, रिकमेंड किया था किन्हीं ने, तो मैं चाह रही थी उसमें विरेचन करवाना, लेकिन हालांकि मैं वो मुझसे बहुत दूर थी और वो आ भी नहीं सकती थी मेरे पास कि मेरे सामने उनका विरेचन हो सके। तो मैंने उनको पत्थे के ऊपर रखा और मैंने बोला कि आप नजदीकी किन्हीं डॉक्टर से परामर्श लें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आयुर्वेद में। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे आप ही से परामर्श लेना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप 2 महीने के लिए ये सब चीजें, डाइट लाइफस्टाइल फॉलो करते रहिए। उसके बाद में उनका फिर कॉल आया, तो मैंने कहा अभी 15 दिन और रुकिए, अभी कुछ दिन और बाद कराएंगे विरेचन, शरद ऋतु जो है वो आने वाली थी, तो मैंने कहा कुछ दिन बाद करवाते हैं। अब 15 दिन बाद उनका कॉल आया कि उन्होंने कंसीव कर लिया, बिना किसी ओरल मेडिसिन के, सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल मैनेज की थी, कोई ओरल मेडिसिन तब तक नहीं दी थी। विरेचन के बाद मेडिसिन देने का मेरा प्लान था, लेकिन वो जरूरत ही नहीं पड़ी, और उसके बाद पूरी प्रेगनेंसी में मैंने उनको कोई मेडिसिन नहीं दी, और उनकी प्रेगनेंसी इतनी स्मूथ गई और बहुत हेल्दी, अभी उनके एक गर्ल चाइल्ड है, तो पूरी फैमिली बहुत ही खुश है। बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्यूचर स्कोप क्या क्या है काय चिकित्सा में, या बीएमएस के बाद क्या क्या हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेद में कोई भी आ रहा है, चाहे वो न्यूली अडॉप्टेड हो, चाहे वो थोड़ा बीएमएस कर भी लिया हो, फिर भी फ्यूचर को लेकर के बहुत टेंशन रहती है। तो मैम से जानते हैं कि क्या मैम को भी कभी ऐसा चिंता रहता है क्या कि इनको फ्यूचर स्टेबिलिटी, ऐसा कोई टेंशन है कि नहीं? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है कि भाई मुझे डर लगा या नहीं। ऐसा था कि जैसे ही बीएमएस शुरू की थी, उसके बाद मेरा रुझान थोड़ा हो गया, मैं संहिताओं को पढ़ने लगी, मूल टीकाओं को पढ़ने लगी, चरक सुश्रुत वाग्भट को पढ़ने लगी। मेरे पिताजी मुझे पढ़ाया करते थे, वो भी संस्कृत में ही है। तो जब वो शुरू किया तो ये सोचने का टाइम ही नहीं मिला कि आगे जाके क्या करेंगे, मतलब उसमें रस आने लगा, मजा आने लगा उस काम में। तो बस उस बीएमएस के दौरान जहां तक मुझे याद है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे करियर को लेकर टेंशन हुई हो कि आगे जाके क्या होगा। उस टाइम मेरे दिमाग में ये रहता था कि मतलब अच्छा लग रहा है और पढ़ना है और समझना है इसको। तो वो पूरा, और पतंजलि जैसे इंस्टीट्यूट में मैं थी, तो वहां पे हमें बहुत चीजें हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव रही। वहां लगभग 30 ओपीडी उस टाइम पे थी हमारे टाइम, और हर ओपीडी में लगभग 30 पेशेंट रहते थे एवरेज। तो अगर हम देखें तो 900 पेशेंट पर डे के रहते थे। तो उनको देखकर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता था, उन्हीं को देखने में, सीखने में जूझते रहते थे। हिस्ट्री टेकिंग है, या किस तरीके से हमें डिजीज को समझना है इस पेशेंट में, फिर फाइनल ईयर में हमें डोज कैसे डिसाइड करनी है, कॉम्बिनेशंस कैसे बनाने हैं, या पंचकर्म को समझना है, या क्रियाकल्प को समझना है अपने शालाक्य में। तो ऐसे सब काम वहां पर होते थे। तो उनको देख के कभी भी ऐसे मन में घबराहट कभी नहीं आई कि क्या करेंगे। उनको बस सीखते सीखते पूरा टाइम गुजर गया, और उसके बाद इंटर्नशिप जैसे ही आई तो सब लोग एमडी की तैयारी करने में लग जाते हैं। उस टाइम तक मेरे दिमाग में मतलब ये था कि हाँ एमडी करनी है, लेकिन ऐसे कुछ दौड़ भाग नहीं करी कि हाँ कोचिंग करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, क्योंकि मुझे लगता था कि जो बीएमएस में जो हमने पढ़ा है वही सब तो एमडी में आने वाला है। बिल्कुल। और अभी अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, अभी तो हमें सीखना है। तो इंटर्नशिप बहुत अच्छे से हमने वहां पे करी। कुछ पतंजलि में होती थी, कुछ पीएचसी में होती थी, और कुछ जो है एलोपैथिक हॉस्पिटल में होती थी। तो पूरी इंटर्नशिप हमने अच्छे से की थी, हर चीज को सीखा। तो उससे मतलब प्रैक्टिस स्किल्स बहुत अच्छी बन गई थी। और उसके तुरंत बाद तब फिर पतंजलि जो है अपने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली वो क्या है कि प्रोवाइड करते हैं एक ट्रेनिंग, और उसके बाद अपने मेगा स्टोर्स, चिकित्सालय वगैरह जो है वहाँ पे ज्वाइनिंग दे देते हैं। तो उन्होंने एक 10 दिन की ट्रेनिंग करवाई हमारे बैच को, और जयपुर में ही उनका सेंटर खाली था। तो वहां पर मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी वो सेंटर ज्वाइन करके, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब तक खुद प्रैक्टिस करके नहीं देखेंगे तो समझ में कैसे आएगा कि हमारी जो प्रैक्टिस स्किल्स हैं वो अच्छी हो गई हैं या नहीं, हम पेशेंट को ट्रीट कर भी सकते हैं या नहीं।
तो वो एक क्यूरियोसिटी हमेशा मन में रहती थी, तो क्लिनिक ज्वाइन कर लिया। अब क्लिनिक ज्वाइन किया और तो फिर अभी क्लिनिक ही अच्छे से स्टार्ट किया और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे मन में कभी ना डर रहा, ना कोई टेंशन रही, और काम अपने आप आगे चलता जा रहा है। आजकल का मैम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि जो भी BMS फाइनल ईयर में जाते हैं पहले ही से PG के प्रिपरेशन कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो ना ही इंटर्नशिप सही से कर पाते हैं, ना ही प्रैक्टिस से फोकस कर पाते हैं। जब हम प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं सीखेंगे, हॉस्पिटल्स का कैसे चलता है, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, तो हम आगे कोशिश करेंगे। देखो, प्राइवेट कोई हॉस्पिटल है नहीं आयुर्वेदिक जहाँ पे हम किसी के अंडर में प्रैक्टिस करेंगे और हम सोचेंगे बाहर निकलते ही हम अपना खुद का एस्टैब्लिश कर लें, वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकल स्किल नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब अपना इंटर्नशिप हो रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस पे फोकस रखें, उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करें, सीखें कैसे कौन सा प्रोसीजर होता है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। हमें पूरी BMS के दौरान बहुत ही फोकस के साथ पढ़ना चाहिए, एक अच्छा विजन लेके पढ़ना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने चाहिए, इंटर्नशिप में सब चीजों को करके देखना चाहिए और फिर MD जरूर करनी चाहिए और उसमें एक्सपर्ट बनना चाहिए एक सब्जेक्ट में। जब हम एक्सपर्ट बनेंगे तब हम फील्ड में बैठेंगे तो लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे और प्रैक्टिस चलेगी बिना किसी टेंशन के। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ना हो। मैम जिस फैमिली से बिलोंग करती हैं, मैम के सभी मेंबर, फैमिली मेंबर जितने भी, उनकी मम्मी, फादर, भाई, बहन, सब लोग संस्कृत के इतने अच्छे जानते हैं, संस्कृत में आपस में बात करते हैं और आयुर्वेद को समझने के लिए अगर संस्कृत सही से नहीं आता है तो उसको समझ पाना बेहद मुश्किल है। तो मैम आप इस संस्कृत के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है जो भी न्यूली आते हैं स्टूडेंट, कि संस्कृत को कैसे समझे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, संस्कृत कभी भी संस्कृत ग्रामर पढ़ के नहीं समझ सकते आप। मुझे ये बताओ कि आपने स्कूल में इंग्लिश ग्रामर पढ़ी तो क्या उससे आपको इंग्लिश आ गई क्या? ऐसा नहीं होता कभी भी। हम एक टेक्स्ट बुक साथ में पढ़ते रहे, उसमें इंग्लिश में कहानियां होती थी, कुछ अलग अलग कंटेंट होता था, उसको हम पढ़ते थे और हमारे पास नए नए शब्द इंग्लिश के बनते जाते थे। तो ऐसे हमारी नॉलेज जो है ग्रो करती है। ठीक ऐसा ही संस्कृत में होता है। आप चरक को संस्कृत टू संस्कृत पढ़ना शुरू कर दीजिए। चरक या वाग्भट अष्टांग हृदय का जो सूत्र स्थान लगता है फर्स्ट ईयर में ही, तो आप श्लोक को जब पढ़ना शुरू करेंगे उसके साथ में आप टीका भी पढ़िए, मतलब आपके गुरु होने चाहिए जो आपको गाइड करेंगे। शुरू में श्लोक पढ़िए, टीका पढ़िए, साथ साथ में आप उसमें क्या संधि है, क्या समास है, मतलब कैसे ग्रामर वहां अप्लाई हो रही है, इसको समझिए। आपस में संस्कृत को व्यवहार में लाइए। जैसे आप दो रूममेट्स रह रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि हम संस्कृत में ही बोलेंगे, जितना हम समझ पा रहे हैं उतना ही हम टूटी फूटी बोलें चाहे। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, साल भर तक आप उसी फ्लो में चरक को पढ़ते रहेंगे, तो एक साल बाद आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा समझने लग गए हैं चरक को संस्कृत टू संस्कृत। और जब आप उसको उसी तरीके से समझेंगे तब आपका एक विजन बनेगा, तब आपको आयुर्वेद असल में समझ आएगा। क्योंकि हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता, हमें वो फील नहीं आ पाती। जो हमें हिंदी वाले ऑथर समझाना चाहते हैं हम वही समझ लेते हैं और उसको हम दिल से भी नहीं लगा पाते। मैं सच बोल रही हूँ, अगर आप संस्कृत टू संस्कृत पढ़ेंगे उस चीज को तो वो चीज सीधा आपके दिल को छुएगी, आपके दिमाग को छुएगी, और जब वो एक बार बैठ गई दिमाग में तो प्रैक्टिस करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब मैम से जानते हैं कि मैम के क्लिनिक में किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट ज़्यादातर यहाँ पे फेमस है मैम के क्लिनिक पे, तो प्लीज़ मैम उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, हम उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा ट्रीट कर पाएंगे जिसमें हम एक्सपर्ट होंगे। मैंने पहले भी बोला कि पहले हमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो मेरा जो विषय है वो काय चिकित्सा है और मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है आयुर्वेद के मूल सिद्धांत को समझने में। तो उसमें पथ्य अपथ्य सबसे पहले आता है और दूसरा कि कौन से दोष घटे या बढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। तो कॉम्बिनेशंस बनाने में मेरा बहुत इंटरेस्ट है और साथ ही पथ्य अपथ्य बताने में। तो जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनके ऊपर मैं ज्यादा काम करती हूँ। जैसे मोटापा है, MD में मेरा जो थीसिस का विषय था वो भी यही था, मोटापा। तो मोटापे के ऊपर मैं ज्यादातर काम करती हूँ। साथ में उससे रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं जैसे PCOD है, इनफर्टिलिटी है, और इनफर्टिलिटी के ऊपर हम गर्भ संस्कार प्रोग्राम ज्वाइन करवाते हैं हमारे पेशेंट्स को, जिसमें वो हमारे साथ लगभग 11 महीने तक जुड़े रहते हैं। तो प्री कंसेप्शन और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी, इस तरीके से 3 फेजेस में हम उनको डिवाइड करते हैं। तो मेरा काम डिलीवरी करवाना नहीं है, मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं पथ्य अपथ्य में और लाइफस्टाइल को मैनेज करवाने में एक्सपर्ट हूँ, ताकि उन महिलाओं की प्रेगनेंसी जो है वो स्मूथ जा सके और एक हेल्दी डिलीवरी की तरफ वो जा सके। तो ऐसी ये चीज आज हमें हर डिजीज में चाहिए, चाहे वो इन्फेक्टिव डिजीजेज हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं।
वो सभी हमें चाहिए, लेकिन क्लिनिक पर खास करके मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो यही मोटापा है, पेट से संबंधित समस्याएं हैं जैसे एसिडिटी और पेट दर्द होना, या मोशन से संबंधित समस्याएं हैं जैसे कि पाइल्स है, या ठीक से पेट साफ नहीं होता है, पेट फूला रहता है, ऐसे रोगी आते हैं। पीसीओडी के और थायराइड की समस्याओं से संबंधित रोगी आते हैं, इनफर्टिलिटी के रोगी आते हैं, और सबसे ज्यादा रोगी हमारे पास आते हैं दर्द के, वात रोगों के ऊपर मैं सबसे ज्यादा काम करती हूँ। और उसी के लिए हम यहाँ पर मेडिसिन हम अपनी खुद बनाते हैं, लेकिन खास करके हम दर्द के लिए तेल बनाते हैं, और उसी तेल के माध्यम से हमारे यहाँ अभ्यंग और स्वेदन इत्यादि होता है। और ओरल मेडिसिन जरूरी नहीं सभी को दी जाए, अगर सिर्फ अभ्यंग और स्वेदन से काम चल रहा है तो उसी से हम हमारा पेशेंट सही कर देते हैं, पथ्य का पालन करवा के। तो सबसे ज्यादा वात रोग के पेशेंट्स रहते हैं जिसमें स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, सियाटिका है, और ये अपना जॉइंट पेन है, तो जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या अलग अलग तरीके की बहुत जो आजकल लोग जिनको समझते हैं कि ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये गाउट है। हमारे आयुर्वेदिक डायग्नोसिस अलग होते हैं, लेकिन ताकि सभी लोग समझ सके इसलिए मैं इस भाषा का प्रयोग कर रही हूँ। तो इस तरीके के पेशेंट मेरे पास ज्यादा रहते हैं, और जैसे वो ठीक होते हैं तो वो आगे और 2 को 4 को बताते हैं कि हाँ वहां पर हमें बहुत अच्छा इलाज मिला, हम पूरे तरीके से ठीक हुए। तो ऐसे पेशेंट्स आते रहते हैं। देखिए मैम के क्लिनिक का नाम है आरोग्य वेदिका, तो आप गूगल पे कहीं भी सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे आरोग्य वेदिका, आपको आराम से मैम का ऑनलाइन कंसल्टेशन भी मिल जाएगा और ऑफलाइन आप वहाँ पे एड्रेस भी मिल जाएगा। तो मैम जैसे बता रही थी कि अभ्यंग करना है, मैम के पास एक आयल जो बता रही है, मैं आपको बताऊं कि एक हेयर लॉस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आजकल। तो मैम का क्लिनिक का ही एक आयल है जो बहुत फेमस है और बहुत बढ़िया रिजल्ट भी है उसका। जैसे यहाँ के मेडिसिन कंसल्टेशन लेके लोग ठीक तो हो रहे हैं, साथ साथ अगर अच्छा मेडिसिन मिले तो और भी ज्यादा जल्दी ठीक हो सकता है कोई भी डिजीज। तो 2 हेयर ऑयल यहाँ पर हम बनाते हैं जी। एक स्पाइन केयर ऑयल है जो कि स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, सियाटिका, स्पाइन रिलेटेड, नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर जाता है, फ्रोजन शोल्डर वगैरह पे या वेरिकोज वेन वगैरह पे। और दूसरा ऑयल हम यहाँ पर बनाते हैं त्रिफला हेयर ऑयल, तो वो हेयर फॉल के लिए है, या फिर जैसे आजकल रिबाउंडिंग करवाते हैं, बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाती हैं लड़कियां खास करके, ताकि उनके बाल स्मूथ हो, शाइनी हो, तो वो सारे काम हमारा ऑयल कर सकता है। तो ये हम खास करके यहाँ बनाते हैं, क्योंकि मुझे स्पेशली फार्मेसीज के ऊपर भरोसा नहीं है कि वो सही में जो ऑयल को सिद्ध करने का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करते होंगे या नहीं, वो कितनी मेडिसिन उसमें डालते होंगे, और उस मेडिसिन को प्रॉपर्ली साफ करते होंगे या नहीं। आजकल के आयुर्वेद अडॉप्ट करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, सबको ये डाउट रहता है कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर कितना कमा सकता है, कितना कमाते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं या जॉब करते हैं। तो मैम इसके बारे में हमें पूरा क्लियर बताइए कि कितना कमा सकते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला, अगर आप विशुद्ध आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब आप सिर्फ आयुर्वेद के माध्यम से ही लोगों को ठीक कर रहे हैं, उनको उपचार दे रहे हैं, और साथ ही क्वालिटी कंसल्टेशन और क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं जी, तो जितना आप टीचिंग में कमा रहे हैं, मतलब मान लीजिए 50,000 एमडी के बाद एक बेसिक पे स्केल रहती है, तो 50,000 आप शुरुआत में अपने क्लिनिक पे कमा सकते हैं। ये शुरुआती जो है आपकी इनकम रहेगी, और उसको आप आगे कितना भी ले जा सकते हैं, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी स्किल्स के ऊपर, आपके जज्बे के ऊपर, आप कितना करना चाहते हैं। तो अंदर से अगर आपके अंदर वो जील है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे, और लाखों तक आप इसको ले जा सकते हैं। दूसरा एक हमारा विजन क्या कहता है, मतलब हम सोशल सर्विसिंग की तरफ ज्यादा जाना चाहते हैं, या फिर हम एक बिजनेस मॉडल की तरफ ज्यादा जाना चाहते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारी अर्निंग क्या रहेगी। लेकिन डेफिनेटली शुरुआत में जब भी आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे इन 2 चीजों के साथ, क्वालिटी कंसल्टेशन, क्वालिटी मेडिसिन, तो 50,000 से ऊपर ही आप रहेंगे हमेशा। ये मैं आपको बता। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, मैम से मैं पूछ के आपको बता दूंगा। और मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने भी इतने बिजी शेड्यूल से आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला, इसके लिए दिल से धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारा एक देखिए सोशल सर्विसिंग का काम है जो आप कर रहे हो, ये बहुत अच्छा काम है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसी जानकारी मिलते रहनी चाहिए, क्योंकि अपने आयुर्वेद में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं पीएमएस के लेवल पे। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एक अच्छा मैसेज मैं आपको यही देना चाहती हूँ अपनी तरफ से कि भाई आप पूरा मेहनत से, आप जो काम कर रहे हो उस काम में अपनी पूरी जान लगाइए। आप शिद्दत से करोगे
तो आपको फ्यूचर के लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। फ्यूचर आपका बहुत ही सेफ है। आने वाले 50 साल अब आयुर्वेद की ही है, लोगों को हमारी जरूरत है। तो इस काम में लगे रहिए अच्छे से, और बाकी आप तो हैं ही, आगे बीच बीच में गाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।